ओम नमः शिवाय। आज एक और नया अध्याय जोड़ेंगे। सुवर्ण क्रिया में या रजत क्रिया में फॉर्मूला को समझने का तरीका। और एक तरीका है, हम लोग ने जो भी फॉर्मूलाज देखते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है, वहाँ पे आपको भी पता है कि अंदर से दिल बोलता है कि फॉर्मूला सही है, पर जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। आपके और हमारे ये एकदम से जाना माना हुआ एक्सपीरियंस रहा है। दूसरा ये रहा है कि फॉर्मूला को हम समझते ही नहीं है। तो बहुत अध्ययन के बाद मैंने जो नोट्स बनाई थी उसमें से और एक नोट्स है जिसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि जब फॉर्मूला हमारे हाथ में आता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो फॉर्मूला है कहीं वो चांदी और पारे को रंजन क्रिया की ओर तो नहीं ले जा रहा है। ये आज जो हमारी डिस्कशन हो रही है ना, वो लगभग 10 में से 8 फॉर्मूला उसके रिलेवेंट होते हैं। ऐसा मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है। तो चलिए उस पर ही बात करते हैं आज। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, चांदी या पारा को रंजन करना। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं यार चांदी का अग्निस्थाई कर लो, फिर कलर देना तो बहुत आसान है। तो ये सब बात जब हम सुनते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं, कलर कैसे देते हैं? क्या पेंट थोड़ी है कि सीधा लगा दिया और हो गया। तो बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती और इतनी सहजता से लोग बोलते हैं कि हम भी सोच में गिर जाते हैं। खुद का कोई अनुभव नहीं होता है, बस कहीं से पढ़ लिया बोल दिया, अलग बात है। पर आज उसमें क्या होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो लास्ट टाइम पे किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने वीडियोस में लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बारे में क्यों नहीं बोलते हो। तो मैंने तो कभी ये सब लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कोई भी वीडियो बनाने का चालू नहीं किया था। हम तो अकेले चलते रहे, कारवा बनता रहा, वही उद्देश्य था। बाकी आगे के वीडियो में ये सब बातें हो चुकी है तो बार बार वो रिपीट नहीं करेंगे। जो उसको अच्छा लगता है वो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। तो आज जो फॉर्मूला को समझने का जो तरीका है उसमें हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि चांदी या तो पारा को रंजन करने की तो बात नहीं हो रही है। देखिए, जब भी रंजन, यहाँ पर रंजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो रंजन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। उसमें जनरली होता क्या है कि अलग अलग प्रकार के क्षार का उपयोग करते हैं। कोई वनस्पति क्षार के बारे में बहुत अच्छे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। क्षार ऐसे नहीं बनता है, क्षार वैसे बनता है, क्षार ये सही है वो सही नहीं है। क्षार का अलग अलग तरीका होता है। कुल मिला के क्षार के बारे में सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो वो अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो क्षार होते हैं उसका इस्तेमाल करके या धातु का उपयोग करके रंजन क्रिया संभव है, ठीक है। तो अभी जब ये सब चीज़ में हम बोलेंगे तो मैंने आगे बताया ना कि आज का जो बात होगा वो उसमें 10 में से 8 फॉर्मूला पे ये क्लोज आ जाएगा। यानी कि ये आज जो बात हो रही है वो 10 में से 8 फॉर्मूला के अंदर ही लागू होगी। रंजन क्रिया के लिए 2 प्रकार है, आपको पता है, जैसे बाह्य ध्रुति, गर्भ ध्रुति। पढ़ा सब ने है, समझते सब लोग है। अभी सब लोग बोलेंगे नया क्या लाया, नया ही होता है। मेरे वीडियो में नया ही होता है, थोड़ा ध्यान से समझने का, सुनना पड़ता है। तो बाह्य ध्रुति के बारे में आप लोग जानते हैं, गर्भ ध्रुति के बारे में आप जानते हैं। पहले थोड़ा इन ब्रीफ ले लेते। तो बाह्य ध्रुति क्या है? अगर बाह्य ध्रुति से अगर उसको रंजन क्रिया की जाती है तो उसको हीट देने से वो अलग सा हो जाता है या एसिड उस पर ऊपर लगता है तो वो इफेक्ट करता है। मतलब एसिड प्रूफ बोलते हैं ना, हीट प्रूफ या एसिड प्रूफ मटेरियल नहीं होता है। गर्भ ध्रुति में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, यानी कि वो गर्भ जो है हीट में भी वो कायम रहेगा और एसिड में भी वो खड़ा रहता है। तो इसके लिए उसके 2 प्रकार बताए गए हैं, बाह्य ध्रुति और गर्भ ध्रुति। अच्छा, ये जो हम
बात कर रहे हैं रंजन क्रिया की, ठीक है। अभी बात महत्व की आती है। कैसे महत्व की आती है कि बाह्य क्रिया में जब बाह्य जो करेंगे हम रंजन क्रिया, उसमें जनरली कौन कौन सी चीज़ का इस्तेमाल होता है? हरताल, गंधक, तांबा, मंदसील, ये जो चीज़ है ये जनरली देखा गया है कि हालांकि ये जो रंजन क्रिया में और भी दो आएंगे, स्वर्ण मक्षिक और खापरयू करके। खापरयू यानी उसका इंग्लिश क्या है दैट आई डोंट नो, हिंदी भी बहुत इतना अच्छा नहीं है हमारा। तो ये जो चीज़ है वो गर्भद्युति और बाह्यद्युति के अंदर उपयोग में आने वाले टूल्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी आप फॉर्मूला पकड़ोगे तो उसके अंदर गंधक, तांबा, हरताल, मंदसील, सुवर्ण मक्षिक या खापरिया का यूज़ बताया ही गया होगा, ठीक है। तो मैंने आगे ही बताया आपको कि 10 में से 8 जो फॉर्मूला देखोगे आप, तो 8 जो फॉर्मूला हो इसके इक्विवेलेंट या इसके रिलेवेंट ही होगा। तो कुल मिला के हमें आज का जो बात है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो जब बाह्य त्रुटि की बात आती है तो बाह्य त्रुटि के अंदर आप देखोगे कि गंधक, हरताल, मंदसील, इस सब चीज़ का इस्तेमाल होता है। देखा, तो हमारे जब फॉर्मूला जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप देख रहा होगा कि इसका इस्तेमाल होता ही है। कहीं पे बोल दिया कि गंधक ले लो, कहीं पे बोल दिया हरताल ले लो, कहीं पे बोल दिया मंदसील ले लो, उसको पारे के साथ ये करो वो करो, ठीक है। तो ये जो भी बात आती है तो आप सीधा समझ जाना है कि वो बाह्य द्युति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी गर्भद्युति कैसे होगी? गर्भद्युति के लिए 2 बेसिक है, एक है स्वर्ण मक्षिक और दूसरा है खापरिया। ये 2 चीज़ है जिसके ऊपर लगभग कोई भी फॉर्मूला में बताया नहीं जाता है। बस ये बाह्य द्युति के बारे में गंधक, हरताल, मंदसील ये सब बताया जाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो फॉर्मूला है आपके पास या हमारे पास, वो कहीं बाह्य द्युति का तो नहीं है, इसीलिए हम लोग लगभग सफल नहीं होते हैं। पर बात यहाँ पे नहीं अटकती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक कॉन्ट्रावर्सी बात करने का मन कर रहा है, मतलब विरोधाभास बात करने का मन कर रहा है, ठीक है। एक बुक से अंदर से मैंने एक नोट्स निकाला था, वो भी यहाँ पे इंक्लूड करने का मन कर रहा है। और वो नोट्स ऐसी थी कि जो पारा है, पारा के बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं, ठीक है। ये जो भी बताया गया है फॉर्मूलाज और उसके इक्विवेलेंट, तो उसमें पारा का कहीं ना कहीं उपयोग होगा। कैसे करना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। पर एक जगह पे मैंने पढ़ा था और यहाँ पे जब मेरे नोट्स में से निकला तो मुझे याद आया कि हाँ, एक चीज़ हम लोग और भूल जाते हैं कि पारा लोह के बिना कुछ काम नहीं करता है, ठीक है। आगे मैंने कोई एक वीडियो में लोह क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैंने विवरण किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग उधर जाके भी देख लोगे, ठीक है। तो आज का जो ये है ना, उसके अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ध्यान देना पड़ेगा, और वो है कि लोह के बिना पारद कुछ नहीं कर सकता और पारद के बिना लोह भी कुछ नहीं करता। ये भी एक लॉजिक दिमाग में नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? आपके भी दिमाग में नहीं बैठा होगा, क्योंकि लोह जो है वो उसको और पारे को कुछ लेना देना नहीं होता है, ऐसा हर एक जगह पे बताया जाता है। और कई बड़े बड़े लोग हैं आज भी संसार के अंदर थे या है, वो लोग कहते हैं कि लोह को इसके अंदर कुछ लेना देना होता नहीं है। पर यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे ही लोह की बात आती है तो लोह पे हम लोग क्या समझते हैं कि वो जो लोहा है वो नहीं। आयुर्वेदिक के अंदर लोह की अलग अलग परिभाषा दी गई है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, वो आप कमेंट करोगे, ठीक है। ऐसा मैं आशा करता हूँ। जैसे कि सार लोह हो गया, तो सार लोह किसको बोलते हैं? तीक्ष्ण लोह है, तीक्ष्ण लोह किसको बोलते हैं? कांत लोह है, कांत लोह किसको बोलते हैं, ठीक है। और न जाने कितने एक पुती लोह करके है, शीशा और कुछ कलई करके है, उसको दोनों को मिला के कुछ एक धुती बनती है, उसको पुती लोह बोलते हैं। तो आप इसके बारे में कितना जानते हो? या यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्मूलाज जो है उसके अंदर ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि हमें जापानीज टेक्निक में चलना चाहिए। हालांकि मैं भी अभी सफल नहीं हूँ, वो अलग बात है, पर मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, आपकी तरह ही नौसिखिया ही हूँ। पर एक बात याद रखिए, जापानीज टेक्निक में इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि जापानीज लोग क्या करते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं ना, उससे पहले उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स करने के बाद वो लोग सोचते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। तो उसमें भूल होने की संभावनाएं लगभग शून्य हो जाती है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, हमारा इंडियन स्टाइल कुछ अलग सा है, पहले हम करते हैं फिर सोचते हैं। तो ऐसा कुछ बात है, तो ध्यान में रखिए। ये सब मुद्दा था जो इम्पोर्टेंट था, वो
क्योंकि मेरे पास पड़ा था। और ये यूट्यूब में आने का एक ही मकसद था कि जो हमारे पास है, ठीक है, वो शेयर कर देते। हमको काम आए ना आए वो अलग बात है, किसी और को काम आ जाए तो भी अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको